नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का जो हमारा बिंदु है वो बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि वैसे तो हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता की तैयारी जो है हमारी लगातार चल रही है, उसकी क्लासें भी लगातार चल रही है। रोज़ शाम को 6 बजे जो है हमारी क्लास आ रही है, ठीक है ना। उसके अलावा भी लगातार दिन में 2 या 3 क्लासें आ रही है, लेकिन अभी जो रीट की परीक्षा है तो सोचा कि थोड़ा सा सहयोग कर दिया जाए। तो उसके लिए आज जो मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ, शिक्षण विधियों से संबंधित और व्याकरण से संबंधित जो है लगभग पूरा मॉडल पेपर ही आप इसे मान सकते हैं। इसमें पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को भी मैंने लेने का प्रयास किया है, शिक्षण विधियों से संबंधित या व्याकरण से संबंधित। व्याकरण के जो सभी बिंदु जो है वो यहाँ एक साथ ही करवाए गए हैं। तो शुरू करते हैं शिक्षण विधियों की क्लास। अगर पसंद आए तो शेयर अवश्य करना। पहला प्रश्न है हमारे पास, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। अनुकरण विधि जो है वो रचना के लिए उपयुक्त है। किसके लिए अनुकरण विधि किसके लिए उपयुक्त है? शिशु स्तर पर अनुकरण विधि रचना के लिए, रचना आदि के लिए जो अनुकरण विधि है वो किस स्तर पर? शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर या इनमें से कोई नहीं? किस स्तर पर उपयोगी है? तो वो है प्रारंभिक स्तर पर। किस पर? प्रारंभिक स्तर पर अनुकरण विधि। अनुकरण विधि से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर एक आदर्श जो है वो विद्यार्थियों के सामने रखा जाता है और वो स्मरण के आधार पर वो लिखना करते, उसको लिखते हैं, अनुकरण करते हुए लिखते हैं। तो वो शिशु स्तर पर नहीं हो सकता, उच्च स्तर पर उसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ तो वो इजी वे में हो जाएगा। तो ये प्रारंभिक स्तर पर ऐसा होता है जिसे हम सुलेख टाइप कुछ बोलते हैं। सुलेख थोड़ा वो हो जाता है कि बोलकर लिखवाना, और ये क्या हो जाता है अपने आप पहले उनके सामने कुछ बताना और फिर वो अपने आप उस तरीके से लिखना। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। लेखन और उच्चारण के लिए, दोनों ही चीज़ों के लिए, लेखन के लिए भी है और उच्चारण के लिए भी, ठीक है ना। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। लेखन और उच्चारण के लिए मतलब अनुकरण विधि जो है लेखन और उच्चारण के लिए किस स्तर पर उपयोगी है? प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर। बताइए किस स्तर पर उपयोगी है? लेखन विधि और उच्चारण विधि जो है किस स्तर पर उपयोगी है? तो हम किस स्तर पर देख कर गए हैं? हम किस स्तर पर देख गए? प्रारंभिक स्तर पर। किस स्तर पर? प्रारंभिक स्तर पर। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि दोनों ही बातों के लिए किस स्तर पर? प्रारंभिक स्तर पर ही उपयोगी है। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का, पहले तो क्या है हमारे पास? भाषा शिक्षण है, फिर उसकी क्या है? सूत्र विधि है, और उसका मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो कौन सी भाषा उसके मूल स्रोत? संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा है उसका मूल स्रोत? है संस्कृत भाषा। ये सूत्र विधि क्या होती है? सूत्र विधि क्या होती है इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बता दूं। सूत्र विधि क्या है कि सूत्र विधि का मूल स्रोत जो है वो क्या है? संस्कृत भाषा को माना जाता है। यह निगमन विधि का ही एक रूप है। सूत्र विधि जो है ये किस विधि का एक रूप है? निगमन विधि का ही। किस विधि का है? निगमन विधि का ही एक रूप है। निगमन विधि का ही एक रूप है। इस विधि में व्याकरण के नियमों को सूत्रों में बांधकर रटा दिया जाता है। इस विधि में व्याकरण के नियमों को सूत्रों में बांधकर रटा दिया जाता है। यह विधि संस्कृत से ली गई है। पाणिनि के अष्टधाई सूत्रों पर यह आधारित है। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता है संक्षिप्तता व निश्चितता। संक्षिप्तता व निश्चितता, क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे एक दूसरी विधि रहती है जिसके अंदर हम अध्याय के माध्यम से, ठीक है ना, या किसी लेख के माध्यम से हम सीखते हैं, साथ साथ पढ़ते हुए साथ साथ व्याकरण को सीखते हैं, ठीक है ना। इस विधि में रटने पर जोर दिया जाता है, इसलिए यह जो है विधि जो है अमनोवैज्ञानिक और निरस है। यह विधि जो है पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक और निरस है। यह विधि जो है पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक और निरस है। याद रख लेना, सूत्र विधि या निगमन विधि। जो विधि आजकल हमें करवाई जाती है, आजकल हमें करवाई भी जाती है, और जिस विधि को हम व्याकरण में करते हैं, अभी रीट के विद्यार्थी तो लगातार कर ही रहे हैं, तो वो उनकी निगमन विधि है, वो सूत्र विधि है। क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं? व्याकरण के नियमों को और सूत्रों को रट्टा
मारते हैं। तो ये जो विधि है ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता। भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता। क्या नहीं होता? मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर। तो क्या नहीं होता भाषा प्रयोगशाला में? पहली बात यह है कि पुस्तकालय में क्या नहीं लेके जाना होता, वहाँ मोबाइल नहीं लेके जाना होता। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या है, भाषा प्रयोगशाला में क्या नहीं होता? तो भाषा प्रयोगशाला में मोबाइल फोन जो है वो नहीं होता। बाकी माइक्रोफोन भी होता है, टेप रिकॉर्डर भी होता है, वीडियो रिकॉर्डर भी होता है और कैसेट्स भी होती है, ठीक है ना, सुनने आदि के लिए कैसेट्स वगैरह भी होती है। तो ये सारी चीज़ें रहती है, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्ड और कैसेट्स वगैरह भी होती है। और जो भाषा प्रयोगशाला होती है, ठीक है ना, इसमें अलग अलग कैबिन बने होते हैं और उनमें बैठकर बच्चे जो है पढ़ते हैं। जैसे अपने लाइब्रेरी होती है। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए क्या करना है? शब्द भंडार में वृद्धि करनी है। अब शब्द भंडार में वृद्धि कैसे होगी? शब्द भंडार में गद्य का शिक्षण करोगे तो शब्द भंडार में वृद्धि होगी, या पद्य का शिक्षण करोगे तो शब्द भंडार में वृद्धि होगी, या व्याकरण का शिक्षण करोगे तो शब्द भंडार में वृद्धि होगी, या अलंकार शिक्षण करोगे तो शब्द भंडार में वृद्धि होगी। अलंकार शिक्षण से तो क्या होता है? सौंदर्य में वृद्धि होती है, ठीक है ना, और व्याकरण से उसमें क्या है? स्पष्टता आती है, ठीक है। लेकिन पद्य शिक्षण से और गद्य शिक्षण, जो गद्य शिक्षण है प्रमुख रूप से यहीं से शब्द भंडार, क्योंकि सर्वाधिक शब्दों का प्रयोग जो है वो गद्य शिक्षण में होता है और उन शब्दों का ही हम जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, जबकि पद्य शिक्षा में प्रयुक्त किए गए शब्दों का हम जीवन में प्रयुक्त नहीं कर सकते। तो गद्य शिक्षण, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? गद्य शिक्षण है, ठीक है ना। फिर आता है नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? ठीक है, नवीन शिक्षण पद्धतियों में, नवीन जो शिक्षण पद्धति है क्या है? नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? ज़्यादा समय न लेते हुए स्पीड से ही करवाएंगे क्योंकि आपको स्पीड जरूरी है। ड्यूवी और किलपैट्रिक। अगर आप लोग, एक बात और बता दूं कि अगर आप 1500 क्वेश्चन स्पीड से करना चाहते हैं कि 1 मिनट में ही एक क्वेश्चन हो और फटाफट आपका रिवाइज हो जाए, तो ऐसे विद्यार्थी आप कमेंट कर सकते हैं और मैं ये सारे करवा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चनों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो करवा दिए जाएंगे। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? तो किसको है? ड्यूवी और किलपैट्रिक को। किसको है? ड्यूवी और किलपैट्रिक को इस चीज का जो है नवीन शिक्षण पद्धति में प्रोजेक्ट पद्धति, कौन सी पद्धति है? प्रोजेक्ट पद्धति का व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? ड्यूवी और किलपैट्रिक को है। किसको है? ड्यूवी और किलपैट्रिक को इसका फिर आ गया हमारे पास। इसके बाद हम देखते हैं व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? सुग्गा क्या होता है? सुग्गा होता है तोता। तोता मतलब रटना। तो कौन सी होती है? अव्याकृत प्रणाली, सहयोग प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, निगमन प्रणाली। बताइए कौन सी प्रणाली? व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को, ठीक है ना, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को, बताइए किस प्रणाली को? पाठ्य पुस्तक प्रणाली को। किस प्रणाली को? पाठ्य पुस्तक प्रणाली को। इस प्रणाली के बारे में लिखा गया है कि इस प्रणाली में भाषा के प्रयोग का अभ्यास नहीं होता है और बालक केवल व्याकरणिक नामों को याद करके संतोष कर लेता है। सीताराम चतुर्वेदी ने पाठ्य पुस्तक प्रणाली को ही सुग्गा प्रणाली कहा है। किसने? सीताराम चतुर्वेदी ने। किसने? पाठ्य पुस्तक प्रणाली किसने कहा है? सीताराम चतुर्वेदी ने सीताराम चतुर्वेदी ने ही, ठीक है ना, पाठ्य पुस्तक प्रणाली को क्या कहा है? सुग्गा प्रणाली कहा है।
किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ये देखिए 2021 में ही पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2021 में ही पूछा गया, लंबी चौड़ी बात नहीं है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है बच्चों का उद्यान, निर्व्यक्तिक भाव, आंतरिक शक्ति, उद्यान के बच्चे। तो क्या है? बच्चों का उद्यान। किंडर का मतलब क्या होता है? बच्चे, और गार्टन का मतलब क्या होता है? उद्यान या बाग, या होता है बच्चों का बाग, ठीक है ना। और ये जो शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है, जिसमें गार्टन उद्यान को कहते हैं। किस भाषा का शब्द है ये? जर्मन भाषा का शब्द है। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। अभी अपने साथ साथ में ये शिक्षण विधियों के चल रहे हैं, इसके बाद व्याकरण के सभी बिंदु जो है, सभी के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। सभी बिंदुओं के एक प्रकार का मॉडल प्रश्न पत्र ही लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। लगभग 70 प्रश्न जो टोटल रहने वाले हैं। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है आगमन विधि का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है आगमन विधि का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। मतलब भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास। भाषा को कैसे सीख सकते हो? आगमन विधि के द्वारा, तकनीक के प्रयोग के द्वारा, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, या अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। तो सभी विषयों के शिक्षण में, क्योंकि अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का अध्ययन ये तो हो नहीं सकता ना, वाजिब नहीं है ना। अनेक अध्यापक कैसे करवा सकते हैं? भाषा का शिक्षण तो एक ही व्यक्ति करवा सकता है, लेकिन सभी विषयों के अंदर भाषा पर शिक्षण पर बल दिया जाए तो ये हो सकता है। सभी विषयों में भाषा शिक्षण पर बल दिया जाए तो ये हो सकता है। तो उत्तर हमारा रहेगा स। छोटे बालक की कल्पना शक्ति, बिल्कुल सही है। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है। बड़ा ही आसान है, एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है महापुरुषों की जीवनियां, रसानुभूति की कविताएं, पौराणिक गाथाएं, परियों की कहानियां। तो क्या रहेगा? परियों की कहानियां। कल्पनाएं तो परियों की कहानियों में होती है, ठीक है ना। किसमें? परियों की कहानियों में। महापुरुषों की जीवनियां तो किस काम आती है? प्रेरणा के लिए। किसके लिए? प्रेरणा के लिए। और रसानुभूति कविताएं रस की अनुभूति के लिए, ठीक है ना। और पौराणिक गाथाएं जो होती हैं ये भी धर्म संबंधी जानकारी कह सकते हैं, धर्म संबंधी जानकारी या प्रेरणा के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन ऐतिहासिक जानकारी के लिए भी कह सकते हैं। वैसे ऐतिहासिक जानकारी इसमें मुझे कुछ लगी नहीं, क्योंकि पुराणों में इतिहास थोड़ी है। इतिहास और पुराणों में तो बहुत अंतर है। पुराण तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि धार्मिक कथाएं या द्वंद्व कथाएं हम कह सकते हैं, काल्पनिक कथाएं भी उनको हम कह सकते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन क्या करना है हमें? व्यक्तिक अनुदेशन, व्यक्तिगत रूप से अनुदेशन मतलब दिशा निर्देश देना। व्यक्तिगत रूप से दिशा निर्देश देने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिगत दिशा निर्देश देने की सीमा क्या हो सकती है, ठीक है ना। इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है, बिल्कुल है। व्यक्तिगत रूप से हम अगर किसी को दिशा निर्देश देते हैं तो विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान जो है वो प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है। क्या करवाया जा सकता है? प्रभावी रूप से। इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशलों में दक्ष किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत रूप से शिक्षण दिया जाता है, ध्यान रखा जाता है कि कौन है। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है, यह बिल्कुल सही है। यह इसकी सीमा है कि यह शिक्षण प्रणाली जो है अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा अध्यापन के लिए, क्योंकि जहां विद्यार्थी अधिक है वहां व्यक्तिगत रूप से अध्ययन नहीं हो सकता। अगर विद्यार्थी कम है तो व्यक्तिगत रूप से उनको दिशा निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन विद्यार्थी अधिक है
तो व्यक्तिगत रूप से उनको दिशा निर्देश नहीं दिया जा सकता। तो यही इसकी सीमा है। मोंटेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। मोंटेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। ये सत्य असत्य का बहुत ध्यान रखना भैया। ये जो सत्य असत्य है इस पर विशेष रूप से इस तरह से गोला कर लेना। सत्य असत्य पर विशेष रूप से गोला कर लेना। लाख कोशिश के बावजूद भी सत्य असत्य के फेरे में हम फंस जाते हैं और हम गलती कर बैठते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके एग्जाम नजदीक आ गए, आप इस प्रकार की कोई गलती न करें। मोंटेसरी फ्रांस की शिक्षा शास्त्री थी। मोंटेसरी प्रणाली को 5 भागों में विभाजित किया गया है। मोंटेसरी फ्रोबल की विचारधारा से अप्रभावित थी। मोंटेसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। तो यही सही है कि मोंटेसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। उत्तर है हमारा मोंटेसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। 2022 में, पिछले साल ही पूछा जा चुका है, मतलब 2022 में पूछा जा चुका है, पिछली बार जो रीट हुई थी उसमें। संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में FG फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं, ये क्रमशः है। संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में FG फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं, ये क्रमशः है। बताइए, पढ़ लीजिए आप, काफी लंबा चौड़ा है। क्या है बताइए? संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में FG फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं, ये क्रमशः कौन कौन से हैं? 3 सिद्धांत जो दिए हैं वो क्रमशः कौन कौन से हैं बताइए। तो कौन कौन से हैं? वाचन पर बल देना 1 नंबर, भाषाई आदतों का विकास करना 2 नंबर, और छात्रों की क्रियाशीलता 3 नंबर। ये क्या है? संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में FG फ्रेंच के द्वारा दिए गए 3 सिद्धांत हैं। 2021 में पूछा गया है L1 में ये। फिर पूछते हम, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होता। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर। ठीक है ना? तो क्या नहीं होना चाहिए? कठिन से सरल की ओर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, बिल्कुल सही है कि हम बताते हैं बीएड जब करते हैं, या BSTC करते होंगे शायद, बीएड तो मैंने किया, BSTC नहीं किया। तो बीएड और BSTC में जहाँ तक मुझे ध्यान है ये बताया जाता है, बीएड में तो बताया जाता है कि किस तरह से आपको पूर्व ज्ञान से ही जो नई क्लास जो प्रारंभ करनी होती है, पूर्व ज्ञान के आधार पर ही करनी होती है। पूर्व ज्ञान मतलब बच्चों को पहले से क्या ज्ञान है उसकी बात कीजिए, उनको रुचि में लेके आइए, उनको तैयार कीजिए। जो उनको ज्ञात है, जिसके बारे में वो जानते हैं, पहले उसके बारे में बात कीजिए ताकि उनकी रुचि उत्पन्न होगी, और फिर उनको जो वो नहीं जानते हैं वो बताने का प्रयास कीजिए। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर बिल्कुल सही है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पहले कोई बड़ी बड़ी बात बताइए, पहले कोई सूक्ष्म बातें, छोटी छोटी बातें बताना मत शुरू कीजिए। ठीक है ना? पहले बड़ी बड़ी बातें बताइए और फिर उनके बारे में धीरे धीरे छोटी सी छोटी बात भी क्लियर करते जाइए। पहले सरल बातें और फिर कठिन बातें, और यह है सही है, सरल बातें और फिर कठिन आनी चाहिए। कठिन से पहले कठिन कर दोगे तो उनमें रुचि उत्पन्न नहीं हो पाएगी। इसका एक ही जो है वो सारे सरल से कठिन की ओर है और बड़े इजी है, लेकिन एक इसका एक ऐसा है जो क्या कि हमें ऐसा लगता है कि जो शायद अलग हो सकता है, और वो क्या है? वो है विशेष से सामान्य की ओर। वो बिल्कुल अलग है। इसमें क्या होना चाहिए? विशेष से सामान्य की ओर। इसको जब हम देखते हैं तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि बाकी जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर है, सरल से कठिन की ओर है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, तो यह भी क्या होना चाहिए? सामान्य से विशेष की ओर होना चाहिए। नहीं, लेकिन यह क्या होता है? विशेष से सामान्य की ओर होता है। इस बात को जरूर याद रख लेना। चलते हैं आगे। भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? ये बता ही चुके हैं। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षाओं में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है।
ये 2022 में पूछा गया है, वो पहले 2012 का क्वेश्चन था। इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? परिवीक्षित, इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? अध्ययन कार्य का आवंटन, अध्ययन हेतु निर्देश, विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, कलात्मक परियोजना, कौन सा नहीं है बताइए? परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है, बताइए कौन सा है इसमें से? ए, ब, स या फिर द? ए, ब, स या फिर द? कौन सा है बताइए? कलात्मक परियोजना जो है वो इसका नहीं है। कैसे नहीं है? अध्ययन कार्य का आवंटन, परिवीक्षित क्या होता है? निर्देश, निर्देश करते हुए क्या किया जाता है? परिवीक्षित अध्ययन में क्या किया जाता है कि कार्य आवंटित कर दी जाती है बच्चों को, और शिक्षक सिर्फ खड़े रहकर वहां देखते हैं, निर्देशित करते हैं, उनका निरीक्षण करते रहते हैं और बच्चे स्वयं ही कार्य करते हैं। तो उसमें अध्ययन कार्य का आवंटन किया जाता है, अध्ययन हेतु निर्देश भी दिए जाते हैं, और विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय किया जाता है और शिक्षक द्वारा केवल मार्गदर्शन किया जाता है। लेकिन इसमें कलात्मक परियोजना बिल्कुल भी नहीं होती। अभिकर्मित अनुदेशन, बताइए अभिकर्मित अनुदेशन क्या है? अभिकर्मित अनुदेशन क्या है? ज्ञान की पूर्ण इकाई का सिद्धांत, सामाजिक सहयोग का सिद्धांत, कर्मित लघु पदों का सिद्धांत, व्यष्टित्व का सिद्धांत। तो क्या है? कर्मित लघु पदों का सिद्धांत। अभिकर्मित अनुदेशन में क्या होता है कि इकाई को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और फिर उनके छोटे छोटे टुकड़ों में अध्ययन करते हुए धीरे धीरे उनको जोड़ते हुए पूरे, क्योंकि अचानक से अगर बड़ी सामग्री दे दी जाए तो पढ़ने में थोड़ी मुश्किल रहती है, इसलिए टुकड़ों में बांटा जाता है और टीचर केवल क्या है? दिशा निर्देश देते हैं, निरीक्षण करते हैं केवल। मोंटेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है, ठीक है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है? मोंटेसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। ये पहले भी 2012 में भी पूछे जा चुके हैं और ये 2022 में भी पूछा जा चुका है। इनमें से द्रुत वाचन किसका प्रकार है? द्रुत वाचन जो है वो किसका प्रकार है? सहस्वर वाचन का, अनुकरण वाचन का, सामूहिक वाचन का, मौन वाचन का? तो किसका है द्रुत वाचन? हम जितना, आप ये सोचिए कि स्पीड से कैसे पढ़ सकते हैं। जोर जोर से पढ़ रहे हैं तो क्या स्पीड से पढ़ सकते हैं? ठीक है ना। सहस्वर वाचन जोर जोर से पढ़ेंगे तो क्या स्पीड से पढ़ सकते हैं? अनुकरण वाचन, किसी के पीछे पीछे वाचन करेंगे तो क्या स्पीड से पढ़ सकते हैं? सामूहिक सारे इकट्ठे वाचन करेंगे तो क्या स्पीड से पढ़ सकते हैं? या मौन वाचन या चुपचाप पढ़ेंगे तो स्पीड से पढ़ सकते हैं? तो हमें भी पता है अगर हम चुपचाप अकेले पढ़ेंगे तो स्पीड से पढ़ सकते हैं। तो द्रुत वाचन जो है वो किसका प्रकार है? मौन वाचन का ही एक प्रकार है। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करे, अनुलेख सहस्वर बोलकर लिखवाया जाए, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में हो, उपयुक्त सभी विकल्प सही है। तो इसमें क्या है? सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? आवश्यक शर्त है अनुलेख में, सुंदर अनुलेख की, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में होती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, लिंगवा फोन रिकॉर्ड, लिंगवा फोन रिकॉर्ड लिंगवा फोन रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? लिंगवा फोन, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए किस प्रकार की है, बहुत ही आसान है। सर्वे सामग्री, ये तो हम अलग अलग पढ़ते हैं, दृश्य सामग्री, सर्वे सामग्री अलग अलग पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आ जाता है सर्वे सामग्री, ठीक है ना। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है।
भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। अब भाषा प्रयोगशाला जो पढ़ चुके हैं ना पहले हम, जिसमें टेप रिकॉर्ड, जिसमें मोबाइल फोन नहीं था, बाकी सारी चीजें थी, तो वही है ये भाषा प्रयोगशाला। इसमें परामर्श कक्ष भी होता है, इसमें श्रवण कक्ष भी होता है जहां हम बैठकर सुन सकते हैं। अलग अलग कैबिन बने होते हैं, इनको श्रवण प्रकोष्ठ भी बोलते हैं शायद, ठीक है ना। नियंत्रण कक्ष भी होता है, विश्राम कक्ष, लेकिन विश्राम कक्ष नहीं होता कि भाषा प्रयोगशाला में हम जाकर विश्राम नहीं कर सकते, जाकर सो नहीं सकते, नींद नहीं ले सकते, बस यही कमी है इसकी। तो ये भी मुझे लग रहा है लगा देना चाहिए जल्दी से सरकार को। हमें बजट आज का तो आ गया है, नेक्स्ट बजट आएगा तो हम कहेंगे कि ये भी लगवा दीजिए। इनमें से प्रक्षेपक सामग्री नहीं है, स्लाइड प्रोजेक्टर, ग्रामोफोन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपिडाइस्केप। प्रक्षेपक, प्रक्षेपक क्या होता है? प्रक्षेपक ये होता है जिसमें क्या होता है, किसी चीज को दूसरी जगह दिखाना ही प्रक्षेपक है। किसी चीज को दूसरी जगह दिखाना ही प्रक्षेपक है। दूसरी जगह दिखाना ही, जब किसी चीज को दूसरी जगह दिखाया जाता है प्रक्षेपक है। दूसरी जगह किसके माध्यम से दिखाया जाता है? स्लाइड और प्रोजेक्टर के माध्यम से भी दिखाया जाता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाता है, एपिडाइस्कोप के माध्यम से भी दिखाया जाता है, लेकिन ग्रामोफोन के माध्यम से नहीं दिखाया जा सकता। ग्रामोफोन के माध्यम से तो केवल सुनाया जा सकता है, सुना जा सकता है, दिखाया कुछ नहीं जा सकता, ठीक है ना। अब चलते हैं व्याकरण के प्रश्नों की तरफ। व्याकरण का पहला प्रश्न है कि अत्याचार में कौन सी संधि है? अत्याचार में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है या अयादि संधि है? तो कौन सी संधि है अत्याचार में? यण संधि है। कैसे है यण संधि? एक सिंपल सी बात है, आसानी से आप समझ सकते हैं कि यण संधि जो होती है वो क्या होती है। इसे हम य और वै की संधि भी बोलते हैं। यण संधि को हम लोग य और वै की संधि भी बोलते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है कि जहां भी य से पहले आपको आधा अक्षर दिखाई देगा, वहां लगभग यही होता है कि वहां यण संधि होने के चांस रहते हैं। य से पहले जहां भी आधा अक्षर दिखाई देगा। दूसरा, वै से पहले जहां भी आधा अक्षर दिखाई देगा, वहां यण संधि होने के चांस रहते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, अत्याचार क्या होता है? अत्याचार का मतलब है अति धन आचार बराबर अत्याचार, ठीक है ना। दूसरा क्या? वै, ये आधा है ना तय। उसी तरह से एक शब्द और है स्वागत। स्वागत में क्या है? वै से पहले आधा अक्षर है, वै से पहले आधा अक्षर है, तो यहां भी क्या है? यण संधि है, ठीक है ना। क्या है? यण संधि है। अब इसमें क्या रहता है, एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जहां यह होगा उससे पहले वाले, जब हम संधि विच्छेद करेंगे, जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यह की जगह केवल ए रह जाएगा। तो यह की जगह केवल क्या रह जाएगा? ए रह जाएगा। ये देखो ए रह गया, यह की जगह ए रहा, और यह के आ की मात्रा लगी हुई थी तो आ रह गया, आ, ठीक है ना। और आगे आगे जो आधा अक्षर होता है उस पर ई की मात्रा लग जाती है। किसमें? य में। और वै में क्या रहता है? जैसे स्वागत है, स्वागत में क्या होता है कि वै की जगह आगे वाले पे किसकी मात्रा लग जाती है? ऊ की मात्रा लग जाती है। सुधन आगत, तो स्वागत। तो इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि अपने इतना समय है नहीं। संधि आपने कर रखी है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि की इतनी सी पहचान है कि जहां आपको शब्द में आ की, वृद्धि संधि की क्या पहचान है कि जहां आपको शब्द में आ, ई और ऊ की मात्रा दिखाई दे, ठीक है ना, वहां कौन सी होती है? वृद्धि संधि। ओ सॉरी, ये वृद्धि, अच्छा उल्टा पुल्टा लिख रखा है क्या, इसलिए हो गया, ठीक है। वृद्धि संधि जहां आई और औ की मात्रा, आई और औ की मात्रा दिखाई दे, वहां होती है वृद्धि संधि। दीर्घ संधि जहां आ और ई और ऊ की मात्रा दिखाई दे, वहां होती है वृद्धि संधि। यण संधि जहां य या वै दिखाई दे, या य या वै से पहले कोई आधा अक्षर दिखाई दे, वहां होती है यण संधि। अयादि संधि जहां अय की ध्वनि आए या आय की ध्वनि आए, अव की ध्वनि आए
या आव की ध्वनि आए, वहां कौन सी होती है? वहां होती है अयादी संधि। जैसे नयन है, नायक है, ठीक है ना, अय और आय। उसी तरह पवन है और पावक है, इनमें कौन सी है? अव और आव की ध्वनि आ रही है। तो जहां अय और आय की ध्वनि आए, जहां अव और आव की ध्वनि आए, वहां कौन सी होती है? अयादी संधि होती है। जहां य और वै से पहले आधा अक्षर आए, वहां कौन सी होती है? यण संधि होती है। जहां आ और ई और ऊ की मात्रा आए, वहां क्या होता है? जैसे विद्यालय है, अभीष्ट है, ठीक है ना, गुरु उपदेश है, ये जो शब्द होते हैं ये किसके हैं? दीर्घ संधि के होते हैं। और जहां आई की एक एक हो गया, ठीक है ना, तो और जैसे ये जो औ की मात्रा आई थी, ये सारे क्या होते हैं? वृद्धि संधि में। और एक हमारी गुण संधि रहेगी। गुण संधि में क्या होता है? ए की और ओ की मात्रा आती है। किसमें? गुण संधि में। ये 5 जो संधि के भेद हैं, ये किसके हैं? स्वर संधि के। संधि के 3 भेद होते हैं, आप जानते ही हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और जो हम स्वर संधि की बात करते हैं उसके 5 भेद होते हैं। कौन से? दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, उसके बाद यण संधि और उसके बाद अयादी संधि। चलते हैं आगे। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? कौन सा विकल्प अशुद्ध है? थोड़ी स्पीड ही रखेंगे हम। अक्षी का आंख, हमें क्या देखना है? अशुद्ध। ये जरूर ध्यान रखना, वहां जाते ही पेपर में निशान लगा लेना भी ये अशुद्ध है, ये ध्यान रख लेना अच्छे से। क्योंकि जब हम पेपर कर रहे होते हैं तो हम आगे निकल जाते हैं। पहले हमें कोई कंफ्यूजिंग होती है तो हम आगे निकल जाते हैं, जब दूसरी बार हम करते हैं तो स्पीड में हम कुछ का कुछ कर जाते हैं। अक्षी का आंख है, ओके है। कर्ण का कान, बिल्कुल सही है। ये तत्सम है, ये तद्भव है। ये तत्सम है, ये तद्भव है। कृष्ण का किशन है, बिल्कुल सही है। कर्तरी का कटार नहीं, कर्तरी का क्या होता है? कैंची होता है। ये तत्सम है, ये तद्भव है। शब्द जो होते हैं उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के माने जाते हैं वैसे तो। एक तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशी शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से वैसे के वैसे ही हिंदी में प्रयोग में लिए गए हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द है लेकिन उनमें परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग कर लिया गया है। जैसे अक्षी जो है उसको आंख बनाकर हमने हिंदी में प्रयोग कर लिया। कर्ण जो संस्कृत का शब्द था उसको हमने कान बनाकर हिंदी में प्रयोग कर लिया। कृष्ण जो हिंदी संस्कृत का शब्द था उसको हमने कृष्ण बनाकर हिंदी में प्रयोग किया। ऐसे और देशी शब्द जो स्थानीय भाषाओं के शब्द होते हैं, विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से हमने ग्रहण किए, बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है ना, जो विदेशी भाषा, यहाँ तक कि हिंदी है वो भी विदेशी शब्द है। हमारी भाषा का जो मूल नाम है हिंदी, वो भी विदेशी शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अशुद्ध शब्दों का है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है अशुद्ध शब्दों का? हमने क्या देखना है प्यारे बच्चों? हमने देखना है अशुद्ध शब्द। कठिन, फेर, अनिल, ये तो शुद्ध है। सामान्य, माप, आकार, ये भी शुद्ध है। शुद्ध और अशुद्ध का एक ही तरीका है कि बहुत से शब्दों को, जो शब्द शुद्ध अशुद्ध में समस्या आती है, उनको लिख कर ही देखिए, बार बार लिखिए। और एक ऐसे शब्दों को जिनको आप आज तक शुद्ध समझते आए हैं लेकिन हमेशा ही उनको अशुद्ध लिखते आए हैं, तो ऐसे शब्दों को अलग से रजिस्टर में लिख लें ताकि कोई समस्या न है। अपना, शायद, सर्जक, बिल्कुल सही है। आगामी, उज्जैनी, जमाता, ये सारे ही गलत है। उत्तर हमारा है दे। आगामी का क्या होगा? आगामी। उज्जैनी का क्या होगा? 2 जय आधे होंगे। जमाता का क्या होगा? जामाता। चलते हैं आगे। किसी इष्ट कार्य के होने की स्थिति कहलाती है। इष्ट कार्य के होने की स्थिति, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। किसी इष्ट कार्य के होने की स्थिति कहलाती है। इष्ट कार्य के होने की स्थिति, किस कार्य की? इष्ट कार्य के होने की स्थिति क्या कहलाती है? ए, बैस है या फिर दे, तो क्या कहलाती है? इष्ट कार्य के होने की स्थिति संभावना कहलाती है। उत्तर है हमारा ए।
और किसी अनिष्ट कार्य की होने की स्थिति क्या कहलाती है? आशंका कहलाती है। ये ध्यान रख लेना। संगत पर्यायवाची युग्म छांटिए। हमें क्या छांटना है? संगत पर्यायवाची युग्म। संगत में क्या है? युवती का भानु दे रखा है, ये संगत नहीं है। अखंड का अभंग दे रखा है, अचिन दे रखा है, अक्षत दे रखा है, यही है, बिल्कुल सही है। अखंड का अभंग, अचिन और अक्षत, तो यही इसका सही है। कला का अधिकार दे रखा है, ये भी नहीं है। बुद्धि का प्रज्ञा सही है, ये नग नहीं है, तो ये भी सही है। तो ज्यादा एक आधा मिल जाए उसी में हमारी बात बन सकती है। प्रतिघात शब्द किसका विलोम शब्द है? प्रतिघात किसका है? सीधी सी बात है, अब है, सैद है, तो घात का प्रतिघात, घात का विलोम शब्द होगा प्रतिघात। ज्यादा समय नहीं है, स्पीड से ही करवाएंगे, परीक्षाएं जल्दी है और हमने करवानी भी है, ड्यूटियां लगेंगी हमारी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? बताइए। बहुत देखा हुआ है हमने, बहुत पढ़े हैं आपने, शुद्ध अशुद्ध, उल्लेखित, साम्राज्य, वाहिनी, वियोगिनी, तो पहला ही अशुद्ध है। ये क्या आता है? उल्लेखित नहीं, उल्लिखित होता है। क्या होता है? उल्लिखित होता है। साम्राज्य बिल्कुल सही है, वाहिनी सही है, वियोगिनी सही है। उत्तर हमारा अ है, क्योंकि ये क्या है? अशुद्ध है। उल्लिखित, इसको कैसे लिखा जाता है? उत्धन लिखित, उत्धन लिखित। और तय के बाद ल आता है संधि में, तो तय किस में बदल जाता है? ल में बदल जाता है, इसलिए इसको लिखा जाता है उल्लिखित। ठीक है ना? कौन सी संधि है ये? व्यंजन संधि है, आप अच्छे से जानते हैं, ये छोटी सी बात है। ये बात रहती है कि रीट वाले जब वरिष्ठ अध्यापक की और व्याख्याता की तैयारी करने आते हैं तो उनको बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। कॉन्फिडेंस क्या मैं कहूँ, और कॉन्फिडेंस ही रहता है। वो कहते हैं सर व्याकरण तो हमें अच्छे से याद है, व्याकरण तो हमने रीट की तैयारी की थी, उसमें सारी कर ली है। क्योंकि हर वरिष्ठ अध्यापक की व्याख्याता की तैयारी करने वाला विद्यार्थी पहले रीट की तैयारी करके निकलता है, क्योंकि रीट में जो है थोड़े से पद ज़्यादा होते हैं, तो इसी चक्कर में वो उधर से, क्योंकि हर बेरोजगार को पहले नौकरी चाहिए होती है, तो वहीं से निकल कर आते हैं, तो वो रीट में व्याकरण बड़ा अच्छे से करके आते हैं, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। असंगत शब्द युग्म छांटिए। समान, आदर, सामान, सामग्री, कदम, डग, कदम, एक, तो उत्तर है हमारा एक। क्योंकि आदर का क्या होता है? समान नहीं होता, सम्मान होता है। सम्मान और आदर समान होते हैं। सामान और सामग्री बिल्कुल सही है। कदम और डग बिल्कुल सही है। कदम एक पेड़ है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? शब्द युग्म है ये। राम तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। राम तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। क्या देखना है हमने? क्रिया विशेषण देखना है। तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम अच्छा है, पुस्तक अच्छी है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले विशेषण कहलाते हैं, और क्रिया की विशेषता बतलाने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण की विशेषता बतलाने वाले प्रय विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ क्या? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता किसके माध्यम से? क्रिया क्या है? दौड़ता, तो दौड़ना क्या है? क्रिया है। और इस क्रिया की विशेषता क्या बतलाई जा रही है? कि तेज दौड़ता है। दौड़ना क्रिया कैसी? इनकी विशेषता क्या है? तेज है। तो यहां क्रिया विशेषण क्या है? तेज है। उत्तर है हमारा स। तेज जो है वो क्रिया विशेषण है। राम क्या है? राम हमारा यहां वैसे संज्ञा भी है और कर्ता भी है। संज्ञा भी है और कर्ता भी है। तेज हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है। और अगर इसी को ऐसा लिखा जाता कि क्रिया न होता, ऐसा होता कि राम तेज है, तो ये किसकी विशेषता हो जाती? तो ये विशेषण हो जाता। अगर यहां लिखा होता कि राम तेज है, तो ये क्या हो जाता? तेज क्या हो जाता? यहां विशेषण हो जाता। और राम तेज दौड़ता है, तो यहां हो गया क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि अब ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है। ये ध्यान रख लेना। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा क्रिया विशेषण है। ये क्या है? संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, हर्ष सूचक, विस्मयादि बोधक है। तो क्या है ये प्यारे बच्चों? हर्ष सूचक, विस्मयादि बोधक है। ये जो चिन्ह दे रखा है इसके बारे में पूछा गया है। तो क्या है? यह वाक्य भी माने तो ये किस प्रकार का? हर्ष सूचक, विस्मयादि बोधक वाक्य है। ये चिन्ह जो है हर्ष सूचक का है। सुरेश कल आया, वाक्य में क्रिया विशेषण है। सुरेश कल आया, वाक्य में क्रिया विशेषण है। देखिए क्या है? सुरेश
कल आया। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। क्रिया क्या है? आना। आना जो है वो क्या है? क्रिया है। और आने की विशेषता क्या है? कि कल आया। तो जो कल है वो क्या है? क्रिया की विशेषता बतला रहा है। ये क्या है? विशेषण है। ये है तो विशेषण, लेकिन ये किसकी विशेषता बतला रहा है? क्रिया की। तो इसलिए ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। तो कल क्या है? क्रिया विशेषण क्या है? कल। उत्तर है हमारा ब। चलते हैं आगे, थोड़ा स्पीड से ही चलेंगे। आपके सारे किए हुए हैं, याद है, सारे आपके सही हो रहे हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। जिसकी आंख मछली की आंखों के समान सुंदर हो उसके लिए क्या कहेंगे? जिसकी आंख मछली की आंखों के समान सुंदर हो उसके लिए क्या कहेंगे? तो कह सकते हैं आप, आपके लिए बड़ा अच्छा शब्द है, प्रयोग कर सकते हैं। मनोहर, प्रिय, मृगनयनी, मीनाक्षी। तो क्या कहेंगे? मीनाक्षी। क्या कहेंगे? मीनाक्षी। चाहे ऐसी आंखें हो ना हो, लेकिन खुश करने के लिए आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आंखें मृग के नैनों के समान है तो मृगनयनी, और मीन अर्थात मछली के समान है तो वो क्या कहलाती है? मीनाक्षी। ठीक है ना? तो आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जिसे मोक्ष की कामना हो के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग होगा। जिसे मोक्ष की कामना हो, जिसे मोक्ष की कामना हो वो होता है मुमुक्षु। मोक्ष की कामना वाला क्या होता है? ए है मुमुक्षु। असंगत छांटिए। असंगत छांटना है आप सभी ने, ऐसी बातों पर काफी गौर करें। असंगत छांटना है या संगत छांटना है? जिसका विरोध न हुआ हो, अनिरुद्ध, अविरोधी, ये तो सही है। रास्ते में खाने के लिए भोजन, अल्पाहार। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत। जिसका किसी में लगाव, प्रेम हो, अनुरक्त। तो जिसका किसी में लगाव हो, प्रेम हो, अनुरक्त, जैसे हम भक्ति काल में देखते हैं, ये कृष्ण के प्रति अनुरक्त, राम के प्रति अनुरक्त, तो ये तो सही है। अपने को असंगत छांटना, ये तो संगत है। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत, ये भी सही है। रास्ते में खाने के लिए भोजन, अल्पाहार नहीं होता। अल्पाहार तो जब मर्जी खा लो, घर पर भी अगर कम खाएंगे, कम खाने को अल्पाहार कहा जाता है। तो रास्ते में भोजन के लिए, तो उसको पथ के लिए भोजन जो होता है उसको बोलते हैं पाथ्य। ठीक है ना? उसको क्या बोलते हैं? पाथ्य। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। परीक्षाओं में पूछे गए हैं ये प्रश्न, ये मत सोच लेना कि आसान आसान है। ठीक है ना? खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में मारा जाना, खेत बचाना, रखवाली करना, खेत में रहना, तो युद्ध में मारा जाना। उत्तर क्या है? युद्ध में मारा जाना अर्थात वीर गति को प्राप्त होना। मैं यह कार्य कदाचित न करूं। मैं यह कार्य कदाचित न करूं, क्या है हमारे सामने? कदाचित। तो ये क्या है? रेखांकित में एक क्रिया विशेषण है। रेखांकित जो है ये क्रिया विशेषण है कि मैं यह कार्य कदाचित न करूं, कदाचित न करूं। ठीक है ना? तो क्या है क्रिया विशेषण? ये किस प्रकार का? प्रश्नबोधक है, अनिश्चय बोधक है, निषेध बोधक है, परिमाण बोधक है। तो कदाचित का होता है कि शायद। ठीक है ना? तो शायद में क्या रहता है? अनिश्चय रहता है। तो उत्तर है हमारा ब, अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण है ये। निम्नलिखित में से किस में नी प्रत्यय नहीं है? किस में नी प्रत्यय नहीं है? तो किस में नहीं है? शेरनी में है, पत्नी में है, मोरनी में है, सुनी में नी प्रत्यय नहीं है। इसमें क्या है? ई प्रत्यय है। इसमें क्या है? ई प्रत्यय है। रचना के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़। रूढ़ जो होते हैं, जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, वो जैसे थे वैसे ही हमें मिले हैं और उनके टुकड़े भी नहीं किए जा सकते। जैसे पानी के लिए पानी कहते हैं, हम उसको बदल नहीं सकते। ठीक है ना? पर्वत के लिए पर्वत कहा जाता है, हम उसको बदल नहीं सकते। उसी के लिए पत्थर के लिए पत्थर कहा जा रहा है, जल के लिए जल कहा जा रहा है, और आग के लिए आग कहा जा रहा है। ये जो रूढ़ शब्द है इनको हम बदल नहीं सकते। ठीक है ना? यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे विद्यालय हो गया, जैसे हिमालय हो गया। जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। और योग रूढ़
जो दो शब्दों के योग से तो बने हैं लेकिन वो रूढ़ हो गए हैं किसी विशेष के लिए। जैसे जल शब्द जल के लिए रूढ़ हो गया, उसी तरह से वो दो शब्दों के योग से बने लेकिन रूढ़ एक के लिए हो गए, दो के लिए नहीं होते। जैसे लंबोदर है, तो लंबोदर तो हर उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होना चाहिए जिसका पेट लंबा है, लेकिन ये शब्द एक के लिए रूढ़ हो गया। वो किसके लिए हो गया है? वो हो गया सिर्फ गणेश के लिए। किसके लिए? गणेश के लिए वो सिर्फ रूढ़ हो गए। तो इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। असंगत छांटिए, वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो, प्रसूता। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली तर्जनी। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी का समय ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी का समय ब्रह्म मुहूर्त। तो बताइए उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा ब। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है? अनामिका कहलाती है, तर्जनी नहीं कहलाती। क्या कहलाती है? अनामिका कहलाती है, तर्जनी नहीं कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अशुद्ध शब्दों का है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो अशुद्ध शब्दों का है? समिति, भारवी, अंजलि, महात्म, याज्ञवल्क, सामर्थ्य, प्रहलाद, अनुग्रहित, तदुपरांत, अभ्यर्थना, सौंदर्य, आशीर्वाद। तो कौन सा है? ब जो है ये अशुद्ध है, ठीक है ना। महात्म्य, महात्म का क्या होता है? महात्म्य शब्द होता है। और याज्ञवल्क्य और सामर्थ्य, सामर्थ्य, ये इनके शुद्ध शब्द होंगे। चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ है धनवान होना, अत्यंत बेशरम होना, कमजोर होना, सुंदर होना। तो क्या रहेगा इसका? अत्यंत बेशरम होना। क्या है? अत्यंत बेशरम होना। गेंद दरार चलन शब्द है। गेंद दरार चलन शब्द है। चलो आपको करने के लिए थोड़ा थोड़ा समय देता हूँ, हो सकता है आपने करने का इरादा कर रखा हो ताकि आप भी बता सके। आप चाहें तो, अगर करना चाहें तो, वैसे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए, आप चाहे तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और उसके बाद अपने ऐब सैदा दे सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। गेंद दरार चलन शब्द है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है और कोई नहीं। तो क्या है? ये उभयलिंग है। क्या है? उभयलिंग शब्द है। मेंढक का अपर्यायवाची है। मेंढक का अपर्यायवाची है, मतलब मेंढक का पर्यायवाची नहीं है। याद रख लेना ऐसे शब्दों को, अपर्यायवाची। अपर्यायवाची मतलब मेंढक का पर्यायवाची, मेंढक का पर्यायवाची नहीं है। भेक, कुरंग, दरदुर, मंडूक, तो ये सभी है। कुरंग नहीं है। कुरंग क्या होता है? हरिण। हरिण का पर्यायवाची है कुरंग। वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? वृक्ष से पत्ता गिरता है वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? करण कारक का, कर्ता कारक का, संप्रदान कारक का, तो अपादान कारक का। किस कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। किस कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। जहां कोई चीज अलग होती है, जैसे हिमालय से नदी निकलती है तो वो क्या, वो अलग होने में आ जाता है। उसे घर से निकाल दिया, तो जहाँ अलग होने की बात होती है वहाँ क्या होता है? वहाँ अपादान कारक होता है। या तुलना होती है कि राम से श्याम सुंदर है, पाकिस्तान से भारत अच्छा है, तो जहाँ तुलना होती है वहाँ भी अपादान कारक होता है, ठीक है ना। उसकी आंखों से पानी बहने लगा वाक्य में किस कारक का प्रयोग है? उसकी आंखों से पानी बहने लगा वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो अलग होना। जहां अलग होना होता है वहां अपादान कारक होता है। तो उत्तर है हमारा अपादान कारक। क्या है? अपादान कारक। वे शब्द जिनके खंड न हो सके और जिनकी निर्माण प्रक्रिया का कुछ भी पता न हो कहलाते हैं। वे शब्द जिनके खंड न हो सके, वे शब्द जिनके खंड न हो सके और जिनकी निर्माण प्रक्रिया का कुछ भी पता ना हो कहलाते हैं। अभी बताकर गया था
कौन से होते हैं? वो रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द तो दो शब्दों के योग से बनते हैं, इसलिए उनको तो हम लोगों ने बनाया है और उसकी निर्माण की प्रक्रिया का पता होता है। जैसे विद्यालय है, विद्या और आल्य, विद्या और घर से, शिक्षा और घर से मिलकर बना है, तो हमें पता है कि निर्माण प्रक्रिया कैसे हुई है। विद्या और आल्य से मिलकर विद्यालय बना है, हिम और आल्य को मिलाकर हिमालय बना है, तो हमें उसकी निर्माण प्रक्रिया के बारे में पता होता है। योग रूढ़ भी जैसे लंबोदर है या इस प्रकार के अन्य जो शब्द होते हैं, तो लंबा और उदर को मिलकर बना है, तो ये सारी प्रक्रिया हमें पता होती है। लेकिन रूढ़ की जैसे जल कैसे बना है, पानी कैसे बना है, हाथी कैसे बना है, गाय कैसे बनी है, पत्थर कैसे बना है, आकाश कैसे बनी है, रोटी कैसे बनी है, इन शब्दों के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो ये शब्द क्या है? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मर्म शब्द में इक प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनेगा? मर्म शब्द में इक प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो इक प्रत्यय की एक खासियत होती है। इक प्रत्यय की क्या खासियत होती है कि इक प्रत्यय जिसमें लगता है उसका प्रथम जो वर्ण होता है वो अगर ए है तो वो आ में बदल जाता है। प्रथम वर्ण इक प्रत्यय जहाँ लगता है, अगर प्रथम वर्ण ए है तो किस में बदल जाता है? आ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? आ में बदल जाता है। तो मर्म का क्या हुआ? मर्म प्लस इक मार्मिक, मर्म प्लस इक मार्मिक। इसी तरह से यदि प्रथम वर्ण क्या है? ई या ए है, ई या ए है तो क्या हो जाता है? आई हो जाता है। ई ए है तो आई हो जाता है। जैसे इतिहास में इक प्रत्यय लगा, इतिहास में इक प्रत्यय लगा तो ये ई किस में बदल जाएगा? आई में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। ठीक है ना, ऐतिहासिक। उसी तरह से हम बात करें कि ऊ और ओ में, ठीक है ना, ऊ ओ हो, प्रथम वर्ण यदि ऊ ओ हो तो इक प्रत्यय लगने पर क्या हो जाता है? औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ हो जाता है। जैसे भूगोल प्लस धन इक तो क्या हो गया? भौगोलिक। ठीक है ना, तो क्या हो गया? औ हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां इक प्रत्यय लगता है वहां प्रथम वर्ण यदि ए है तो वो किस में बदल जाता है? आ में बदल जाता है। और यदि प्रथम वर्ण ई ए है तो वो आई में बदल जाता है। जैसे इतिहास का ऐतिहासिक हो गया, जैसे इतिहास का ऐतिहासिक हो गया। उसके बाद ऊ और ओ हो तो वो औ में बदल जाते हैं। जैसे भूगोल का भूगोलिक, भौगोलिक हो गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उपयुक्त कहावत में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, किस कहावत का प्रयोग हुआ है? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो यहाँ संबंध बताया गया है, लाठी का भैंस के साथ संबंध बताया गया कि जिसकी लाठी होगी उसकी ही भैंस होगी, तो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जो होता तो भी तुझे न देता, इस वाक्य में किस समुच्चय बोध अवयव का प्रयोग हुआ है? जो होता तो भी तुझे न देता, इस वाक्य में किस समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है? परिणाम बोधक समुच्चय बोधक, उद्देश्य बोधक समुच्चय बोधक, संयोजक समुच्चय बोधक या संकेत बोधक समुच्चय बोधक? किस समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है? बताइए, ए, बै, से या फिर द? बताइए किस समुच्चय बोधक हुआ है? तो किस समुच्चय बोधक हुआ है? संकेत बोधक समुच्चय बोधक का। किस समुच्चय बोधक का है? संकेत समुच्चय बोधक का। किस समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है? संकेत समुच्चय बोधक का। 30 नंबर, तेते पांव पसारिए, तेते पांव पसारिए, तेते पांव पसारिए, क्या लिखा है? जेती लंबी सोर, उपयुक्त कहावत में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर।
उपयुक्त कहावत में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। तो दिख ही रहा है, जितना, उतना, तेते, वेते, ठीक है ना, तेते, जेते, तो कौन सा है? संबंधवाचक है। कौन सा है? संबंधवाचक। कौन सा है? संबंधवाचक। आगे देखिए 31 नंबर, चांद तारे। चांद तारे, चांद तारे साथ रहते हैं। साथ रहते हैं रेखांकित पद में अवयव है। साथ क्या है? सहचरवाचक है, साधनवाचक है, व्यतिरेकवाचक है, दिशावाचक है। तो किस प्रकार का है? सहचरवाचक। उत्तर क्या है? सहचर। साथ, सहचर, क्योंकि साथ रहते हैं इसके लिए साथ का प्रयोग होता है, तो वो सहचरवाचक हो गया। साथ में रहने वाले, विचरण करने वाले, साथ में। निम्नलिखित में कौन सा पद द्वंद्व समास नहीं है? कौन सा पद जो है वो द्वंद्व समास का नहीं है? अन्न जल, 25, सद्गुण, भला बुरा। बताइए कौन सा समास जो है वो किसका? द्वंद्व समास का नहीं है। बताइए कौन सा है? सतगुण। कौन सा? सद्गुण। तो सद्गुण में कौन सा समास है? अन्न और जल, याद रख लेना। 5 और 20, 25। भला और बुरा, सद्गुण में क्या होता है? सद्गुणों युक्त, सद्गुणों से युक्त, जो सद्गुणों से युक्त है। तो इसमें क्या रहता है? ये कौन सा है? कर्मधारय समास। कौन सा समास है यहाँ? कर्मधारय समास है। चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर। क्या है प्रश्न संख्या नेक्स्ट? सारी बकरियां मेरी है, रेखांकित पद में विशेषण है। सारी बकरियां मेरी है, रेखांकित पद में सारी में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, या गुणवाचक है? विशेषण का बता रखा है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, परिमाणवाचक होता है और संकेतवाचक होता है, सार्वनामिक विशेषण जिसे बोलते हैं। और एक पांचवा भी माना गया जिसे व्यक्तिवाचक विशेषण भी बोलते हैं। जैसे जोधपुर से जोधपुरी हो गया, जयपुर से जयपुरी हो गया, इसको व्यक्तिवाचक विशेषण भी बोलते हैं। तो कुछ जगह 5 रहते हैं, कुछ 4 भी रहते हैं। तो परिमाणवाचक, संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या गुणवाचक? परिमाणवाचक, सारी बकरियां। तो बकरियां क्या होती है? हमेशा बकरियां परिमाण में नहीं आ सकती। बकरियां परिमाण में तो क्या मापा जाता है या फिर तोला जाता है, वही चीजें परिमाण में आती है। बकरियां तो क्या होती है? केवल संख्या में आती हैं, ठीक है ना। अब संख्या में क्या रहेगा? संख्यावाचक और निश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। गुणवाचक बिल्कुल नहीं है। तो संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो सारी का मतलब क्या हुआ? कितनी, क्या संख्या का पता चल रहा है? नहीं चल रहा। तो यहां क्या रहेगा? अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है ना। परिमाणवाचक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परिमाण तो इसको तोलना और मापना रहता है परिमाणवाचक में। संख्यावाचक में काउंटिंग रहती है, तो काउंटिंग बकरियों के हमेशा गिनती ही होती है। बकरियों की संख्या गिनी जाती है, संख्या गिनी जाती है। तो क्या है? विशेषण क्या है? सारी। और सारी क्या है? पता नहीं है हमें, कुछ भी निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक। किस वाक्य में वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो वर्तमान कालिक क्रिया की बात करें तो गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है, मम्मी खाना बना रही है। तो उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी में वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्योंकि क्रिया जो है वो वर्तमान में हो रही है। गीता खेल रही है, पढ़ रहा है और खाना बना रही है। चलते हैं आगे। हम कल से परीक्षा की तैयारी करेंगे। वाक्य में क्रिया है। हम कल से परीक्षा की तैयारी करेंगे। वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, भविष्यत क्रिया। तो कल से करेंगे, कल क्या आता है? कल हमेशा भविष्य में आता है, तो भविष्यकालिक क्रिया, भविष्यत क्रिया। वह पुस्तक इधर लाओ, वाक्य में विशेषण है। वह पुस्तक इधर लाओ, वाक्य में विशेषण है। वह पुस्तक इधर लाओ, वाक्य में विशेषण है। कौन सा विशेषण है? तो वाक्य में कौन सा है? सार्वनामिक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, अनिश्चयवाचक है। तो कौन सा विशेषण है? वाक्य में है सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा होता है सार्वनामिक विशेषण?
वह जो है सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये पुस्तक के साथ लग गया है। पुस्तक क्या है? पुस्तक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है। वह क्या है? वह सर्वनाम है। तो फिर ये विशेषण कैसे हो गया? तो विशेषण वो जो सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वे क्या है? वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना? जो सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं वे सार्वनामिक विशेषण। ये है तो सर्वनाम, लेकिन ये संज्ञा के साथ आ गया, इसलिए ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि सर्वनाम क्या होते हैं? ये यहाँ सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सर्वनाम क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सर्वनाम तो हमेशा क्या आते हैं? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा के साथ आने वालों को नहीं। जो संज्ञा के साथ आएंगे वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे, उनका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता है, जो बिना बुलाए ही साथ चले आते हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है ना? इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी संधि है सदैव में? सदैव में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। कैसे? ये देखिए, ऊपर जिसमें दो मात्राएं आती है वो कौन सी संधि होती है? वो होती है वृद्धि संधि। कौन सी होती है? वृद्धि संधि। स्वर संधि के कौन से भेद होते हैं आपको अच्छे से पता है, फिर भी एक बार बता दूं। 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, 4 नंबर पर होता है यण संधि, 5 नंबर पर होता है अयादि संधि। ठीक है ना? ये कौन सी संधि है? ये वृद्धि संधि है। इसमें क्या है? सदा धन एव। एव इसमें क्या होता है? ए या आ के बाद यदि ए या आ के बाद यदि ए आए तो क्या हो जाता है? आई हो जाता है। और ए या आ के बाद यदि ओ आए तो क्या हो जाता है? औ हो जाता है। तो सदा धन एव सदैव कौन सी संधि है? ये वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। क्या है? आगे देखिए प्रश्न कौन सा है? कर्मधारय समास की विशेषता नहीं है। कर्मधारय समास की विशेषता नहीं है। देख लेते हैं। इस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। बिल्कुल सही है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में दोनों पदों के बीच में उपमेय उपमान का संबंध रहता है। इस समास में प्रथम पद संख्यावाचक पद। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। बिल्कुल सही है। इस समास में दोनों पदों के बीच में उपमेय उपमान का संबंध रहता है। बिल्कुल सही है। इस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। बिल्कुल गलत है। उत्तर हमारा यही है। संख्यावाचक वाला कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। समास कितने होते हैं? समास की संख्या 6 होती है। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास, 4 नंबर पर हमारे पास आता है बहुब्रीहि समास, 5 नंबर पर हमारे पास आता है कर्मधारय समास, 6 नंबर पर हमारे पास आता है द्विगु समास। इनको याद करने का तरीका यह है कि जिसमें प्रथम पद प्रधान हो,
जिसमें प्रथम पद प्रधान हो वो अव्ययीभाव समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास, जिसमें दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई तीसरा ही अर्थ निकलता हो वो बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास, जिसमें कर्म प्रधान हो अर्थात जिसमें विशेषण विशेष्य हो या फिर उपमेय उपमान हो या फिर उपमेय उपमान हो वो कहलाता है कर्मधारय समास। द्विगु समास, जैसे द्वि है, द्वि क्या है, संख्या है, अर्थात जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक हो वो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। ये साधारण सी पहचान है, बाकी बिल्कुल आसान है, आपको अच्छे से आता है, मुझे ध्यान है। जिला, तहसील, मदद, कानून आदि किस भाषा के शब्द हैं? जिला, तहसील, मदद और कानून आदि किस भाषा के शब्द हैं? ए, बैस है या फिर द, तो किस भाषा के शब्द है? ये अरबी भाषा के शब्द है। किस भाषा के शब्द है? अरबी भाषा के। याद रख लेना, ये तो याद ही करने पड़ेंगे, कोई तरीका नहीं है। किसी नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण सूचक शब्द, किसी नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण सूचक शब्द जैसे से पूर्व किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जैसे से पूर्व किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ए, बैस है या फिर द, तो अर्ध विराम चिन्ह का। कहने से तात्पर्य यह है कि जब हम उदाहरण देते हैं ना, कि जैसे दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, ठीक है ना, दो या दो के अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे ही है आएगा, है के बाद हम अर्ध विराम लगाएंगे जो ऐसे होता है, फिर हम लिखेंगे जैसे, जैसे लिख के फिर हम आगे उदाहरण लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे राम, क्या बोलेंगे, विद्या धन आल्य विद्यालय, ठीक है ना, इस तरह से। तो जैसे जैसे उदाहरण से पहले क्या आता है? अर्ध विराम चिन्ह आता है हमेशा भी। जब भी आपको कहीं उदाहरण लगाना हो तो वहां आप इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो। अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं कि है का प्रयोग करने के बाद फिर पूर्ण विराम लगा देते हैं, फिर लगाते हैं जैसे। ऐसा नहीं होता है, पूर्ण विराम नहीं लगता है, यहाँ अर्ध विराम लगता है। अर्ध विराम होता है ऊपर बिंदी और नीचे कोमा। निर्देशक चिन्ह ये वाला होता है, कोष्टक चिन्ह ये वाले होते हैं, ये भी होता है, ठीक है ना, और एक ये भी होता है। उपविराम जो होता है, ये उपविराम ये वाला चिन्ह होता है। उसके पेट में दर्द है इसलिए वह खेलने नहीं आया, उपयुक्त वाक्य है। उसके पेट में दर्द है इसलिए वह खेलने नहीं आया, तो किस प्रकार का वाक्य है? ए, बैस है या फिर द, सरल वाक्य है, ये तो नहीं हो सकता। संयुक्त वाक्य है, ये हो सकता है। संज्ञा उपवाक्य है, मिश्र वाक्य नहीं, मिश्र वाक्य भी नहीं है। संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य। उसके पेट में दर्द है इसलिए वह खेलने नहीं आया, तो इसलिए शब्द का प्रयोग हुआ है, संयुक्त वाक्य है। तुम खेल कर नहाओगे या नहाकर खेलोगे, उपयुक्त वाक्य है। तुम खेल कर नहाओगे या खेल कर नहाओगे, सरल वाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य। तो कौन सा है? ये भी संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। त्रुटिपूर्ण हंस पद का चिन्ह है। त्रुटिपूर्ण हंस पद का मतलब त्रुटिपूर्ण, कोई त्रुटि हो गई है या फिर कोई भूल हो गई है या कुछ रह गया है, तो उसके लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ए, बैस है या फिर द, तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ए का, ठीक है ना। किस चिन्ह का? इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका फिर भी कम करते हैं, इसका हम ज़्यादा करते हैं। और दो तरह से प्रयोग हो जाता है, कभी कभी हम इसको ऐसे प्रयोग कर लेते हैं और कभी हम इसको ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही अधिकतर ऐसे ही होता है। कहने से तात्पर्य यह है कि राम हमारे जा रहा था, लिखने के बाद आपको पता चला कि हमने लिखना था राम हमारे घर जा रहा था, तो फिर हम यहाँ ऐसे चिन्ह बना के यहाँ कर सकते हैं, घर लिख सकते हैं, जैसा कि आप सभी लिखते रहते हैं, कोई समस्या नहीं है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ है क्या है? ए, बैस है या फिर द, तो कौन सा है? ए। अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग, अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग। जो ही तुम आए त्यों ही सब भाग गए, जो ही तुम आए त्यों ही सब भाग गए, किसका प्रयोग हुआ है? ज्यों का और त्यों का। जो ही तुम आए त्यों ही सब भाग गए, उपयुक्त वाक्य है। ए, बैस है या फिर द, तो क्या है? यह जो वाक्य है
यह मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है। समुदायवाचक, समूहवाचक, समुदायवाचक मतलब समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक शब्द किस संज्ञा में आते हैं? भाववाचक, जातिवाचक, एवं वह दोनों, व्यक्तिवाचक। तो किस में आते हैं? जातिवाचक में। किस में आते हैं? जातिवाचक में ही समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है ना। समुदाय का मतलब भीड़ भाड़ आदि शब्दों का जो भीड़ है, झुंड है आदि शब्द किस में आते हैं? जातिवाचक में आते हैं। ठीक है ना। और द्रव्यवाचक जैसे सोना है, चांदी है, ठीक है ना, तेल है, पानी है, ये सभी किस में आते हैं? जातिवाचक में आते हैं। व्यक्तिवाचक या भाववाचक में ये नहीं आते हैं। वैसे संज्ञा 3 ही प्रकार की होती है, भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। बीच में क्या है कि कुछ लोग इसके 5 भेद भी मानने लगे थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन बाद में वापस समुदायवाचक और द्रव्यवाचक को जातिवाचक में ही मिला दिया गया था। हस्ताक्षर शब्द किस वचन का है? हस्ताक्षर शब्द है एक वचन, बहुवचन, एवं वह दोनों। हस्ताक्षर शब्द जो है क्या है? किस वचन का है? तो किस वचन का है हस्ताक्षर शब्द? हस्ताक्षर शब्द जो है वो बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। कुछ शब्द जो सदैव बहुवचन में ही रहते हैं, जैसे हस्ताक्षर हुआ, दर्शन हुआ, ठीक है ना, आंसू हुआ, ठीक है ना, ये सारे के सारे हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। समूहवाचक संज्ञा है भीड़, ताजमहल, कक्षा, एवं सह दोनों। तो क्या है? भीड़ भी समूहवाचक है। वैसे इसे जातिवाचक भी कह सकते हो, लेकिन यह समूहवाचक दिया है तो हम समूहवाचक ही मानेंगे। भीड़ भी समूहवाचक है, कक्षा भी समूहवाचक है, अर्थात उत्तर है एवं सह दोनों। ताजमहल जो है वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक है। निम्नलिखित में कौन सा पद तत्पुरुष समास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है वो तत्पुरुष समास नहीं है? सिर दर्द है, समक्ष है, सर्वप्रिय है, घुड़सवार है। कौन सा पद है? समक्ष जो है वो तत्पुरुष समास नहीं है। समक्ष क्या है? अव्ययी भाव समास है। समक्ष क्या है? अव्ययी भाव समास है। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तब कौन सी क्रिया कहलाती है? जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तब कौन सी क्रिया कहलाती है? पटवार भर्ती 2011। ठीक है जी। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। तो कौन सी क्रिया कहलाती है? संयुक्त क्रिया। जैसे पानी बरसने लगा, 2 या 2 से अधिक क्रियाएं, ठीक है ना, बरसना और लगना, पानी बरसना और लगना 2 क्रियाएं होगी, तो यहां कौन सी रहेगी? संयुक्त क्रिया। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है, ठीक है ना। बैस है अनार के लिए बीमार होना, अनार बहुत महंगे होना, अपनी हानि स्वयं करना, चीज़ थोड़ी और चाहने वाले अधिक हैं। तो ये जो रीट वाले विद्यार्थी हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये सही है कि अनेक, एक अनार और 100 बीमार। यहाँ 100 तो नहीं, यहाँ तो हजारों बीमार भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है? चीज़ थोड़ी अर्थात पद थोड़े और परीक्षा देने वाले ज़्यादा, ठीक है ना। पद प्राप्त करने वालों की संख्या जो है ज़्यादा है, तो एक अनार और 100 बीमार। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, वैसे पहले वाले भी परीक्षाओं में आए हुए हैं, ठीक है ना। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता, जिसमें कर्म नहीं होता, ठीक है ना, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिसमें कर्म होता है, ठीक है ना, कर्ता और क्रिया तो होती है लेकिन कर्म नहीं होता, लेकिन जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती हैं। देखते हैं, मजदूर चाय पी रहा है, बालक बहुत देर से रो रहा है,
अम्मा खाना बना रही है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिए मजदूर क्या कर रहा है, चाय पी रहा है, तो चाय क्या है, यहाँ कर्म है, इसलिए ये तो सकर्मक क्रिया है। बालक बहुत देर से रो रहा है, यहाँ कोई कर्म नहीं है, रोना जो है वैसे भी अकर्मक क्रिया ही है, ठीक है ना। रोना है, सोना है, उठना है, बैठना है, दौड़ना है, ठीक है ना, ये सारी अकर्मक क्रिया, आना है, जाना है, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया, उत्तर यही है। अम्मा खाना बना रही है, तो क्या कर रही है, खाना जो है कर्म है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ना वैसे भी क्या है, सकर्मक क्रिया है। निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा। पहले बात कौन सी संधि है इसमें, इसमें है ए बैस है या फिर दे, तो कौन सा होगा, निह चल, ठीक है ना। और इसमें क्या रहता है, निश्चल में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। निश्चल में क्या होता है कि विसर्ग के बाद यदि च या छ आते हैं, विसर्ग के बाद यदि च या छ आते हैं तो विसर्ग किस में बदल जाता है, स, दुए वाले स में बदल जाता है। इसके अलावा च या छ के अलावा यदि स भी आता है तो भी विसर्ग स में ही बदलता है। विसर्ग के बाद यदि ट या ठ आते हैं तो विसर्ग किस में बदल जाता है, विसर्ग के बाद यदि ट ठ आते हैं तो भी विसर्ग किस में बदल जाता है, श में बदल जाता है। विसर्ग के बाद यदि विसर्ग प्लस त या थ आते हैं तो विसर्ग किस में बदल जाता है, स सलेट में बदल जाता है। ये आपने याद रखना है। तो उत्तर है निह धन चल निश्चल, क्योंकि विसर्ग के बाद च आया, च आते विसर्ग किस में बदल गया, श में बदल गया। चकवा सारी रात रोता है, वाक्य में वाच्य बताइए। चकवा सारी रात रोता है, वाक्य में वाच्य बताइए। कौन सा वाच्य है, तो उत्तर है स, कर्तृवाच्य। कौन सा है, कर्तृवाच्य है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, तो किसमें है व्यंजन संधि, ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो किसमें, ए में है। ए में क्यों है, क्योंकि ये क्या है, उत्धन ज्वल, तो क्या हुआ, उज्ज्वल, तो ये क्या है, व्यंजन संधि है। निश्चल में क्या है, पीछे पढ़कर आए हैं, नि है धन चल, तो कौन सी संधि है इसमें, विसर्ग संधि है। राजेंद्र में क्या है, एक ही मात्रा आई है, मैंने पहले ही बताया, जिसमें एक ही मात्रा हो या ओ की मात्रा हो वहां कौन सी होती है, गुण संधि होती है। कौन सी होती है, गुण संधि। कैसे हुआ, राज धन इंद्र, ए और ई मिलकर क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं, तो क्या हुआ, राजेंद्र। और जहां ए की मात्रा आती है वहां क्या होता है, गुण संधि। विद्यालय, जहां आ की मात्रा आती है वहां कौन सी होती है, दीर्घ संधि होती है। विद्याधन आल्य, विद्याधन आल्य, आ और आ मिलकर क्या बनते हैं, आ बनते हैं। ये संधि जो दीर्घ संधि होती है ये ए की संधि, ई की संधि और ऊ की संधि होती है, ठीक है ना। दूध होता तो चाय बना लेता, दूध होता तो रात काफी हो गई है, चाय बना लेते, ठीक है ना। तो दूध होता तो चाय बना लेता, वाक्य में काल है, हेतु हेतु मद भूतकाल, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल। तो देखते हैं क्या है, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है, डटकर तैयारी कीजिए, हम लोग तो लगे हुए हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल आजकल में बन जाएंगे, वाइस प्रिंसिपल तो है ही हैं, ठीक है ना। तो और अभी तो 25-25 साल सर्विस हमारी पड़ी है, लेकिन फिर भी हम मेहनत करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, जान भर का घर के काम करते हैं, और अब रात को 12 बज रहे हैं और अब आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो करते रहना चाहिए, इंसान का काम, इंसान चलता रहेगा तो थोड़ा फिट भी रहता है, ठीक है ना, फिजिकली फिट भी रहता है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहता है, थोड़ा वर्कलोड रहता है ना, वर्क से एक्टिव रहता है, जवान रहता है, ठीक है ना, नहीं तो बूढ़ा हो जाता है। तो चलो, दूध होता तो चाय बना लेता, डटकर मेहनत करनी चाहिए ना, क्या समस्या है, इंसान का काम ही मेहनत करना है। दूध होता तो चाय बना लेता, वाक्य में काल है, हेतु हेतु मद भूतकाल, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल। दूध होता तो चाय बना लेता, तो क्या है इसमें, हेतु हेतु मद भूतकाल। जहां कोई कारण के कारण है, जहां कारण हो कि दूध होता तो चाय बना लेता, ठीक है ना,
किसी कारण पर डिपेंड रह गई हो क्रिया, किसी कारण पर, किसी कारण से क्रिया न हो पाई हो, तो वहां हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। तो वो कारण है दूध होता तो चाय बना लेता, दूध नहीं था इसलिए चाय नहीं बनी। बात कर रहा था मेहनत की कि धर्मेंद्र को आपने देखा होगा, अभी 95 साल के 98 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी फिल्मों में आ रहे हैं, चला भी नहीं जा रहा है लेकिन फिर भी आ रहे हैं, क्योंकि काम करना मनुष्य की प्रवृत्ति है। ठीक है ना, गीता में भी लिखा है, आप अगर आस्तिक हैं तो, ठीक है ना, गीता में भी लिखा है कि काम करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि काम जरूर की, फल की इच्छा कीजिए लेकिन काम जरूर करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग क्या बिना काम के फल की इच्छा करते हैं, वो काम जो को थोड़ा सा माड़ो है, ऐसा काम नहीं करेगा बिना फल के। और काम भी जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। काम इतो का करके इड्डो फल कौन मिले भैया, ठीक है नहीं। 5 घंटे 7 घंटे पढ़ के तुम चाहते हो कि 50,000 मंथली तुम्हारे आने शुरू हो जाए, ठीक है ना, तो वो आसान नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, धक्के खाने पड़ेंगे, ठीक है ना, और खुद को मांझना पड़ेगा, ठीक है ना, मेहनत की आग में जलाना पड़ेगा। ऐसे इतनी आसानी से सरकारी नौकरियां लगती नहीं है भैया। सरकारी नौकर मतलब सरकार का दामाद कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं सरकार का दामाद। दामाद बनना आसान थोड़ी है, बड़ा जोर आता है। इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में होता है, कर्मवाच्य अकर्मक और सहकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कृतवाच्य भी अकर्मक और सहकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। सभी प्रेरणात्मक क्रियाएं सहकर्मक होती है। बताइए अ ब स या फिर द क्या रहेगा, उत्तर रहेगा ब। क्या पूछा है, सही नहीं, अर्थात असंगत पूछा है, तो यही असंगत है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में होता है, बिल्कुल। भावात्मक जो चीज़ें होती है उसके अंदर अकर्मक होती है, कि वो रो रहा है, वो हंस रहा है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, भावात्मक रहती हैं, और भावात्मक में कर्म नहीं होता है, ठीक है ना। कर्मवाच्य अकर्मक और सहकर्मक। अब जब कर्मवाच्य है जिसमें कर्म है तो वो अकर्मक कैसे हो सकती है, तो यही गलत है। कर्मवाच्य में कर्म होता ही होता है तभी वो कर्मवाच्य होगा, और बिना कर्म के अगर कर्म है तो फिर वो अकर्मक क्रिया कैसे हो सकती है। कृतवाच्य में अकर्मक और सहकर्मक दोनों होते हैं, बिल्कुल सही है। सभी प्रेरणात्मक क्रियाएं सहकर्मक होती है, क्योंकि प्रेरणात्मक क्रियाएं तो किसी को प्रेरणा दी जाती है, किसी की प्रेरणा ली जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है कि अजय है जो कक्षा में भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारी सहकर्मक जो कर्म रहते हैं, और द्विकर्मक भी होती है प्रेरणात्मक क्रियाएं, तो एक की बजाय 2 कर्म होते हैं, तो इनमें तो कर्म होते ही होते हैं। महोदय का सही संधि विच्छेद होगा, महोदय का सही संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा, अ ब स या फिर द, तो उत्तर रहेगा हमारा द, महाउदय। पहली बात ये मैंने क्या कहा था कि जहां ओ की मात्रा आती है वहां कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। गुण संधि में क्या होता है कि ए या आ के बाद यदि ई या ई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ए या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और री के बाद यदि अन्य स्वर आए तो री का क्या हो जाता है, रे हो जाता है। तो यह है महाउदय। आ धन ऊ, आ और ऊ मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं, तो क्या हो गया, महोदय। सहकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए, सहकर्मक क्रिया वाला। राजू सदा रोता रहता है, तो मैंने कहा जहां रोना होता है वहां कभी सहकर्मक नहीं होता, वो अकर्मक होती है। तो ये रोता रहता है, ठीक है ना। फिर आता है हरीश बस पर चढ़ गया, हरीश बस पर चढ़ गया, हरीश बस पर चढ़ गया। तो चढ़ना जो होता है, चाहे बस पर चढ़ो, चाहे बेड पर चढ़ो, कहीं चढ़ो, चढ़ना जो होता है वो हमेशा क्या रहती है, अकर्मक क्रिया ही रहती है, वो सहकर्मक नहीं होती। कैलाश छत से गिर पड़ा, कैलाश छत से गिर पड़ा, तो गिरना जो है वो भी अकर्मक क्रिया है, चाहे छत से गिरो और चाहे पहाड़ से गिरो, ठीक है ना। सतीश ने केले खरीदे, ये केले जो है, क्योंकि खरीदना जो है ये किस पर खरीदे, केले खरीदे, तो यहाँ क्रिया का फल जो है किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, न कि कर्ता पर पड़ रहा है। क्योंकि केले खरीदे के केले पहले वहां पड़े थे, वहां से वहां चलकर आ गए। आप पहाड़ से गिरोगे तो पहाड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बस पर चढ़ जाओगे तो बस के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बस खरीद कर ले आओगे, बस
खरीद कर ले आओगे तो बस के फर्क पड़ेगा, क्योंकि बस पहले किसी और की थी, राज आपकी होगी, ठीक है ना। तो सतीश ने केले खरीदे, यहां क्या है, सकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? एक और देख लेते हैं। ऐसा ही 60 क्वेश्चन हो गए हैं भैया, और 20-22 क्वेश्चन पहले थे, तो टोटल 82 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है ना। और अगर इससे भी अधिक 100-200 क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो फिर आप कमेंट में लिख दो कि सर करवा दो, करवाओ कहोगे तो मैं करवा दूंगा। शिक्षण विधियों के पिछले वर्षों में आए हुए सारे क्वेश्चन स्पीड से भी करवाने तो भी आप लिख सकते हो, इससे भी ज़्यादा स्पीड से करवा दूंगा। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। अब पेड़ के नीचे बैठे हमारे वजह क्या है, ठीक है ना, कि वो बोलते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब पेड़ के नीचे बैठा है, पेड़ को क्या फर्क पड़ने वाला है। तो यहां क्या है, सकर्मक नहीं है, यहां तो अकर्मक ही है। किसान हल से खेत जोत रहा है। किसान, अच्छा, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो पहले ही आ गया, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, तो यहां क्या है, अकर्मक क्रिया है। नीचे बैठा है तो बैठा रहे, चाहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसान हल से खेत जोत रहा है, तो हल क्या हो गया, यहां कर्म हो गया, तो सकर्मक क्रिया हुई। मोहन बाजार से फल खरीद लाया। अब खरीद के कुछ ले आया तो फल क्या है, कर्म है, तो खरीदना क्या है, सकर्मक क्रिया में आता है। 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। अब वो पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं तो पुस्तकालय कर्म हुआ। वैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या होता है, कुछ न कुछ पढ़ रहे हैं। पढ़ना हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। पढ़ना अकेला भी आएगा तो क्या रहेगा, सकर्मक क्रिया, क्योंकि पढ़ रहा है तो इसका मतलब वो कुछ न कुछ पढ़ रहा है। पत्र पढ़ रहा है तो पत्र कर्म है, पुस्तक पढ़ रहा है तो पुस्तक भी कर्म होगा, अर्थात पढ़ना किस में आएगा, सकर्मक क्रिया में ही आएगा। खरीदना भी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। इस तरह से आज का हमारा मॉडल पेपर हुआ पूरा। आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रीट के लिए एडवांस में बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी को अच्छे से सफलता मिले और उसके बाद आप तृतीय श्रेणी अध्यापक आराम से बने, उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक और उसके बाद व्याख्याता और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर तक लगातार आपका क्रम चलता रहे। जय हिंद, जय भारत।